कंट्रीज एक बार यहीं से देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना है और ये ब्राजील है। ठीक। और ये आपका अर्जेंटीना क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक। यहाँ पे देखो, ये उरुग्वे है, ये आपका पराग्वे है, और ये बोलीविया है, और ये आपका चिली है। ठीक है। ये क्या पड़ता है? ये चिली है पूरा। ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा आपको, अ, जिसको बोलते हैं गाला पैगोस आइलैंड। देखो अपने अपने मैप में आपको दिख जाएगा, वो सॉरी, टेरा टेरल डेल फ्यूगो फ्यूगो, क्या? टेरल टेरा डेल फ्यूगो। फ्यूगो मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको जो आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है टेरा टेरल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है। और अगर ये पूछे कि टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से किस जल संधि द्वारा अलग होता है, तो क्या बताओगे? मैगलन जल संधि द्वारा ये अलग होता है, मैगलन स्टेट द्वारा ये अलग होता है टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, जो आपको दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका के सभी देशों की सीमा मोस्टली ब्राजील से टच होती है, केवल कुछ को छोड़ के। दो ऐसे देश हैं जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं। आप लोग बताओगे देखकर कि कौन से दो देश हैं जो चिली है। ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं। चिली, चिली, इक्वाडोर। ठीक है। देखो, चिली, इक्वाडोर। चिली ब्राजील से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। और यहाँ देखो इक्वाडोर, इक्वाडोर भी ब्राजील से सीमा नहीं बनाता है। बाकी सारे कंट्री आप मोस्टली देखोगे, देखो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, है ना, ये देखो पराग्वे है, ये आपका अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, ये सारे कंट्रीज आपके ब्राजील से सीमा बना रहे हैं, केवल ये दो छोड़ के, इक्वाडोर और चिली। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना आप लोग कि सारे देशों की सीमा समुद्र से टच होती है। दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री बोले जाते हैं। कौन से लैंड लॉक बोलीविया, कंट्री है? एक बोलीविया और एक पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे जो है, ये लैंड लॉक कंट्री बोले जाते हैं। ठीक है। याद रखना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? बोलीविया। बोलीविया सर। ठीक है। और सेकंड नंबर पे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है पराग्वे। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री लैंड लॉक कंट्री है बोलीविया, सेकंड नंबर पे लैंड लॉक कंट्री आपका पराग्वे। दो आपको ये याद रखने हैं, यही लैंड लॉक कंट्री है दक्षिण अमेरिका में। ठीक। अब देखो नेक्स्ट, कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जरूर याद रखना, इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो दक्षिण अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती है? देखो, इक्वाडोर से होकर गुजरेगी, इक्वाडोर, कोलंबिया से होकर भी जाती है, और ब्राजील। तो ईसीबी करके मैंने लिखा था यहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जो है ये इक्वेटर गुजरती है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां से आपका कैप्रिकॉर्न और गुजरती है, देखो मकर रेखा, मकर रेखा और गुजरती है। तो मकर रेखा देखो चिली से होकर जाती है, चिली के बाद आपका अर्जेंटीना से होकर जाती है, फिर आपका पराग्वे से होकर भी जाती है, और ब्राजील से होकर भी जाती है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा भी गुजरती है और आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है? कौन सा ऐसा देश है ब्राजील जिससे से दोनों ब्राजील। रेखाएं गुजरती हैं? तो क्या बताओगे? ब्राजील। यहाँ देखो, अर्जेंटीना होगा या ब्राजील? ब्राजील है, ब्राजील। देखो यहाँ ब्राजील, ब्राजील। ब्राजील है यहाँ सर। पर आपका मकर रेखा भी देखो यहाँ से गुजर रही है। ठीक है। और आपका इक्वेटर भी आपका ये गुजर रही है ब्राजील से, ब्राजील से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। जब बोला करो आप लोग तब माइक ऑन किया करो, बाकी माइक बंद रखा करो। ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, साउथ अमेरिका में काफी कुछ डिस्कस किया था कल मैंने, तो इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलो अब ध्यान से पढ़ना इस चीज को, और ये चीज अब कैसे पढ़ा जाता है मैप, ये तरीका आप लोगों को पता चली गया होगा। तो यहाँ देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। और पनामा नहर बन जाने से उत्तरी अमेरिका से यह पृथक हो गया है, बताया था मैंने कि
पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है, पृथक करती है, अलग करती है। इस महाद्वीप का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। महाद्वीप का स्थान विश्व में चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे देखो एशिया है, फिर आपका अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ये आएगा चौथे नंबर पे आ जाएगा। लगभग इसमें देशों की संख्या लगभग कितनी है, 15। ठीक है। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था फॉकलैंड आइलैंड, मैंने आपको दिखाया था, जिस पर किसका क्षेत्राधिकार है, फॉकलैंड पर, यूके 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 का। का। तो दक्षिण अमेरिका में ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, पूर्व में फॉकलैंड बोलते थे, ईस्टर द्वीप इसको बोलते हैं, इसको ईस्टर द्वीप भी बोलते हैं। और गालापैगोस मैंने दिखाया था आपको, गालापैगोस है, टेरा डेल फ्यूगो है, ये दक्षिण दक्षिण में आपको मिलेंगे सम्मिलित। ठीक है। तो गालापैगोस आपको पता ही है कि ये विशाल का एक कछुआ के लिए जाना जाता है। टेरा डेल फ्यूगो आपको दक्षिण में बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो लैटिन अमेरिका में क्या क्या आ रहा है, दक्षिण अमेरिका आता है पूरा कंटिनेंट। मध्य अमेरिका में आपका नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, जैसे मैक्सिको है ना, निकारागुआ है, बेलीज है, ये सारे कंट्रीज आपके मध्य अमेरिकी कंट्रीज बोले जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह को क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका कहा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लैटिन के बारे में बात कर चुके थे कि लैटिन जो है एक भाषा है। जैसे अपने यहाँ संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषाओं से बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ है, उसी प्रकार से वहां पे लैटिन भाषा है, जिससे आपका स्पेनी है, पुर्तगाली है ना, फ्रेंच है, कई सारी भाषाएं, फ्रेंच है, इतावली है, ये जननी है। जो लैटिन भाषा है इन सारी भाषाओं की जननी बोली जाती है, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो इतावली हो। ठीक है। इन भाषाओं के बोलने वाले लोग लैटिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद है। तो आपको मोस्टली दक्षिण अमेरिका है, मध्य अमेरिका है ना, पश्चिमी द्वीप समूह है। यहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, फ्रेंच बोलने वाले भी मिलेंगे, इतावली बोलने वाले भी मिलेंगे, है ना। तो ये सारी जो भाषाएं हैं इनको बोलने वाले लोग मिलेंगे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लैटिन लोग आकर इस भाग में बसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका इसको कहा जाने लगा। इस महाद्वीप के उत्तर में आपको देखो, अभी दक्षिण अमेरिका पढ़ा था हम लोगों ने, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर था, कैरिबियन सागर। ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है, तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है उत्तर पूर्व में। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो पश्चिम में मैंने अभी दिखाया था प्रशांत महासागर है। कई सारे आइलैंड मैंने आपको प्रशांत महासागर में दिखाई दे। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। मकर रेखा मध्य से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। जो अमेजन नदी है, तो अमेजन बेसिन से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। याद रखना यह महाद्वीप उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। उत्तर में पनामा नहर आपको देखने को मिलेगी, इसे उत्तरी अमेरिका से। ठीक है। और दक्षिण में ड्रैक पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है। देखो, उत्तर में आपका देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, तो ये पनामा नहर अलग कर रही है उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को पनामा नहर। ठीक है। नीचे हालांकि लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट पैसेज पड़ेगा, जो कि अंटार्कटिका नीचे पड़ेगा। तो अंटार्कटिका से डायरेक्ट पैसेज जो है वो दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, दक्षिण अमेरिका के 15 देश उन्होंने दिखा दिए, 15 देश है। आपको इनकी कैपिटल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो पेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मुद्रा एक बार देख लेना इनको, क्योंकि मुद्रा और जो है राजधानी और मुद्रा इंपॉर्टेंट है, पेट में आ जाता है एग्जाम। ठीक है। तो यहाँ देखो, ब्राजील, ब्राजील की क्या है, ब्राजीलिया मुद्रा, रियल यहाँ की मुद्रा, रियल। अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनस आयर्स, पीसो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। ब्यूनस आयर्स। पेरू की क्या है, लीमा, है ना। और कोलंबिया की क्या है, बोगोटा, बोगोटा यहाँ की कोलंबिया की कैपिटल है। और बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। ठीक है। चिली की क्या है, सेंटियागो। इक्वाडोर की क्या है, क्विटो। सूरीनाम की परामरिबो। वेनेजुएला की कराकश। ठीक है। ट्रिनाड एंड टोबैगो की कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है ट्रिनाड एंड टोबैगो की। आप लोग मुझे बताओगे, ट्रिनाड एंड टोबैगो किस सागर में पड़ता है,
प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है, और अटलांटिक महासागर में भी एक सागर मिलेगा, कौन सा? कैरिबियन। कैरिबियन सागर। ठीक है, तो वहां पर ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो मिलेगा आपको देखने को। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस में यहाँ के राष्ट्रपति भारत में आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। ठीक है, गुयाना की बात करते हैं। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। पराग्वे की क्या है? असुनसियन। असुनसियन इसकी पराग्वे की कैपिटल है। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मॉन्टेविडियो। फ्रेंच गुयाना की क्या है? क्वेन्ने। ठीक है, उरुग्वे की मुद्रा क्या है? देखो पीसो मुद्रा है, ये काफी इंपोर्टेंट पूछ लेता है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की डॉलर है ना? गिल्डर वर्तमान में डॉलर हो गई है सुरीनाम की। बोलिविया की हालांकि बोलिवियानो है। नेक्स्ट, हॉर्न अंतरद्वीप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी जो सिरा है उसको हॉर्न अंतरद्वीप बनाता है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा देश है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश है? ब्राजील। सेकेंड नंबर पे जो ये सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है फॉकलैंड। ठीक है, और फॉकलैंड किस सागर में पड़ता है? क्या बताओगे? अटलांटिक ओशन से। अटलांटिक ओशियन। ये देखो, ये साउथ लिखा है अटलांटिक फॉकलैंड ओशन। आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड लिखा है, और ये यूके का क्षेत्राधिकार है। ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, कौन से देश एंडियन देश के नाम से जाने जाते हैं? एंडियन मतलब है कि इन देशों में एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एंडियन देश इन्हीं को बोलते हैं। चिली है, पेरू है, कोलंबिया, इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर है, कोलंबिया है, बोलीविया। ये हालांकि नहीं पूछता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट नहीं आता आपके लिए। ठीक है, यहाँ देखो, दक्षिण अमेरिका की कुछ झीलें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस में पूछी जाती हैं। झीलों से क्वेश्चन आता है, नदियों से क्वेश्चन आता है, जलप्रपात से क्वेश्चन आता है ना? कुछ इंपॉर्टेंट जो कैपिटल है, टफ टाइप की कैपिटल जिनके नाम होते हैं उनकी राजधानियां पूछ लेता है, इस तरह से कैपिटल पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मरे कैबो लेक। मरे कैबो लेक आपको पता ही है, मैंने आपको कल दिखाया था। मरे कैबो लेक देखो, ये है, यहाँ देखो, ये जो लेक देखिए अपने अपने मैप में देखो, ये मरे कैबो लेक है। कहाँ पड़ती है? वेनेजुएला में। तो मरी कैबो लेक जो है वेनेजुएला के उत्तर में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील यही है, मरी कैबो लेक, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। और ये ऑयल उत्पादन के लिए, ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है मरी कैबो लेक। नेक्स्ट बात करें टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है ये आपको पेरू और बोलीविया की सीमा पर मिलेगी, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील है। कौन सी झील? टिटिकाका झील। देखो, ये यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मिलेगी। देखो, ये लिखा है लेक टिटिकाका, ये टिटिकाका झील है। ये बोलीविया और ये पेरू, तो बोलीविया और पेरू की सीमा पे कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। ठीक, नेक्स्ट देखो, पोपो झील। पोपो झील कहाँ मिलेगी? तो बोलीविया के एंडीज पर्वत के मध्य उत्तर अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार मतलब क्या होता है? चारों तरफ पठार मिलेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, तो ये बोलीविया में आपको मिलेगा एंडीज पर्वत के मध्य, पोपो झील। सब लोग देखो अपने अपने मैप में, पोपो झील आपको मिलेगी बोलिवियन प्लेटू के जस्ट उत्तर में मिलेगी। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, इस मैप में आपको नहीं मिलेगा। दिया ठीक हुआ है, है सर। मैप में देख लो आप लोग, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस जगह पे कहीं आपको यहाँ पर पोपो जी सर। लेक मिलेगी। मिल गई सब लोगों को? जी सर। हाँ सर। हाँ, तो पोपो लेक कहाँ पर है? बोलीविया में है। गालापेगोस द्वीप। तो गालापेगोस जो द्वीप है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के प्रमुख मैदानी भाग के दक्षिण पश्चिमी भाग पर अवस्थित है। कछुए, चिड़िया और मछलियों की अनोखी किस्म यहाँ पाई जाती है। हालांकि कछुओं के लिए ज्यादा फेमस है ये गालापेगोस आइलैंड। हम बता चुके हैं, जिस पर किसका क्षेत्राधिकार है? इक्वाडोर का क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर
उत्तर से दक्षिण एक एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है और यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। मैंने बताया था आप लोगों को दुनिया में जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी वो सारी की सारी आपको नवीन मिलेंगी और मोड़दार होंगी, फोल्डेड माउंटेन होंगी। सारी पर्वत श्रृंखलाएं, चाहे आपका एशिया में आपका हिमालय हो, चाहे आपका उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका में आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हो, चाहे अफ्रीका में आपका एटलस हो, तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, और याद रखना हमेशा नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में ही भूकंप वगैरह की घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि नवीन पर्वत श्रृंखलाएं जो है अपने बनने के क्रम में जारी है। ये नवीन पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती है? ये बनती हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इन्हीं में आपको भूकंपीय गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अरावली श्रृंखला है, ये स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको भूकंपीय गतिविधियां ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। मोस्टली जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और एकांकागुआ पड़ती कहां पर है? तो ये अर्जेंटीना में पड़ेगी। कहां मिलेगी? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। ठीक है, एंडीज, इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार और डेस्पोब्लोडो का पठार फैले हुए हैं यहाँ पे। तो ये कुछ पठार है जो फैले हुए हैं। ठीक है, कोटोपैक्सी के बारे में रखना, मैंने बताया था आप लोगों को। चिम्बर है जो एक ज्वालामुखी मिलेगा आपको इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी आपको ज्वालामुखी मिलेगा इक्वाडोर में। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, एकांकागुआ, ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत ही है एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। पेरू के पठार पर दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध झील कौन सी? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो मैंने बताया था कौन कौन से देशों की सीमा पर पड़ती है टिटिकाका झील, तो क्या बताओगे? बोलीविया। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर। इन्हीं पर्वत श्रेणियों में दक्षिण अमेरिका की 3 प्रसिद्ध नदियां आपको देखने को मिलेंगी। एक नदी आपको अमेजन, जो कि याद रखना सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या सबसे ज्यादा जल ढोने वाली नदी, सबसे ज्यादा जल ढोने वाली नदी अगर कोई है तो वो अमेजन ही है दुनिया की। ठीक है, और उसके बाद देखो ऑरिनेको नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऑरिनेको और ला प्लांटा नदी, ला प्लांटा निकलती है। तो 3 नदियां हैं जो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से देखने को मिलेंगी। एंडीज पर्वत श्रृंखला से आपकी ये अमेजन नदी निकलती है और ये आपका किस सागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में ये अमेजन नदी गिर जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तटीय मैदान के मध्यवर्ती भाग में अटकामा मरुस्थल कहां मिलेगा? अटकामा मरुस्थल मैंने आप लोगों को दिखाया था, उत्तरी चिली में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ देखोगे तो ये आपको यहाँ पर अटकामा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा उत्तरी चिली में। ठीक है, अपने मैप में देखते रहना, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो, ऑरिनेको का मैदान, ऑरिनेको नदी मैंने आपको दिखाई थी। ऑरिनेको नदी कहां मिलेगी? वेनेजुएला में सर। वेनेजुएला में। सर ये दुनिया अटकामा का सबसे, डेजर्ट, ये नाइट्रोजन सल्फर के लिए भी पाया जाता है सर ना यहाँ पे? हाँ, अटकामा नाइट्रेट के भंडार देखने को मिलेंगे, नाइट्रेट के लिए। अटकामा में। ठीक है, ऑरिनेको जो है, ये ऑरिनेको का मैदान, ये वेनेजुएला में आपको एक जलप्रपात मैंने बताया था आपको, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, एंजिल। ठीक है, एंजल फॉल, तो ये ऑरिनेको नदी पर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑरिनेको नदी पर ही मिलेगा। और कभी कभी ऑरिनेको अगर ऑप्शन में नहीं देता तो कैरो देगा, क्योंकि ऑरिनेको की सहायक नदी कैरो है, उस पर मिलता है। ठीक है, ऑरिनेको और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है इस ऑरिनेको का मैदान का निर्माण। लानोज के मैदान जो है आपके कैसे घास के मैदान है? उखड़ घास के मैदान है। गुरु चुरून चुरून भी तो सागर नदी है इसकी, चुरून क्या? ऑरिनेको रिवर की सहायक नदी एक चुरून भी तो है, चुरून और कैरो दोनों है। हाँ, वो भी है। तो सर इसको भी हो सकता है एनजे में ऑप्शन वगैरह चुरून आ जाए सर। नहीं, मेनली कैरो पे पड़ता है, मेनली कैरो पे पड़ता है। ये जो जलप्रपात है कैरो पे पड़ता है, लेकिन ऑरिनेको बोलते हैं क्योंकि भाई ऑरिनेको की सहायक नदी है, मेनली कैरो पे पड़ता है ये। ठीक है, ये याद रखना।
बर्नवाल में दे रखा था सर, बर्नवाल है मैच में। हाँ दे रखा होगा, कई सारी किताबों में ये दे रखा है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं। देखो लानोज घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में उष्ण सर। घास के मैदान है ये। ठीक है, अमेजन का मैदान। अमेजन का मैदान का निर्माण, देखो यह मैदान दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है, ये अमेजन का मैदान। इसका निर्माण अमेजन और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ठीक है, इस मैदान में घने जो वन है पाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको, अमेजन नदी के आसपास जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सेल्वास। क्या कहते हैं? सेल्वास। इसका सिलवास। ढाल उत्तर पूर्व को है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट, पराना और पराग्वे का मैदान। पराना और पराग्वे, तो यह मैदान ब्राजील पठार के दक्षिण में मिलेगा आपको। पराना पराग्वे का जो मैदान है वो ब्राजील के दक्षिण में मिलेगा। इसी को ला प्लांटा का मैदान कहते हैं। अगर पूछे ला प्लांटा का मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियां कर रही है? पराना पराग्वे, एक पराना नदी है और एक पराग्वे नदी है जो ला प्लांटा का निर्माण करती है। ठीक है, और इस मैदान के निर्माण में पराना पराग्वे उसकी सहायक नदियों का हाथ होता है। यह मैदान समतल और उपजाऊ उपजाऊ है। ठीक है, इस मैदान में आपको शीतोष्ण घास के घास के मैदान मिलेंगे। और इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना वाला जो हिस्सा है वो भी इसको इसमें कवर होता है। ठीक है, तो पंपास घास के मैदान कैसे मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, लानोज घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण घास के मैदान है, जैसे अभी बताया था, उष्ण घास के मैदान है लानोज। ठीक है, और पंपास कैसे हैं? पंपास आपके शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिनेको नदी की। यहाँ पे कुछ महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी है ऑरिनेको नदी। तो एंडीज पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती है और यह नदी गायना के पठार का चक्कर काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब ऑरिनेको की सहायक नदियों में देखो, ये मेटा, ठीक है, आपूर, कारोनी, इसी को कैरो बोलते हैं, करोनी को कैरो कैरो भी बोलते हैं, करोनी। तो ये सहायक नदी है इसकी। ठीक है, ऑरिनेको। अमेजन नदी की बात करते हैं, तो यह नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, देखो ये भी एंडी ऑरिनेको भी एंडीज पर्वत से निकल रही है। ठीक है, और अमेजन नदी भी आपकी एंडीज पर्वत से ही निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में ही गिर जाती है। ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस महाद्वीप की प्रमुख तथा सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन। और रियो निग्रो, टोकेंट्स, ठीक है, और मेरिडा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरिडा, वो मेडीरा जो है वो इसकी सहायक नदी है, मेन सहायक नदी बोली जाती है अमेजन की, मेडीरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेडीरा नदी जो है ये आपका दक्षिण से आती है और ये आपका अमेजन नदी में मिल जाती है। देखो, इस नदी को संसार की सबसे चौड़ी और विशाल जल राशि की नदी बोलते हैं। सबसे चौड़ी नदी है ये अमेजन नदी। लंबी की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि आपको अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये आपका दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, और दुनिया के सबसे लंबे लंबे सांप आपको यहाँ मिलेंगे, एनाकोंडा। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो है स्पीसीज आपको अमेजन के जंगलों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, पराना और पराग्वे नदियां। ठीक है, पराना और पराग्वे नदियों की बात करते हैं तो ब्राजील के पठार के मध्यवर्ती भाग में पराना और उसकी सहायक नदियां नदियां पराग्वे सहायक नदी पराग्वे निकलती है। ठीक है, ये नदियां दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कुल मिलाकर अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अटलांटिक महासागर में नदियां गिर रही हैं, चाहे वो अमेजन नदी हो, चाहे वो ओरिनेको नदी हो, ठीक है, चाहे वो पराना पराग्वे नदियों की बात करें। ठीक है, इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? ला प्लांटा कहलाती है। अगर पूछे ला प्लांटा किन नदियों के मिलने से बनता है, क्या बताओगे? पराना और
परागवे नदियों के मिलने से ला प्लांटा का निर्माण होता है। ये नदियां एस्चुरी डेल्टा बनाती है। कुल मिलाकर जो है ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, किसका निर्माण कर रही है? एस्चुरी का। जैसे अपने इंडिया में नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। और ये एस्चुरी बना रही है। ठीक है। इसी डेल्टा में इस क्षेत्र की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है यूरोप एस्ट्री बे। क्या होता देखो एस्चुरी क्या होता, कुछ नदियां जो है इस तरीके से जाती हैं, जैसे अपने इंडिया की कुछ नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं, तो वो नदी जब समुद्र के पास गिरती है जाके ना, इस तरीके से फैलती है काफी, इस तरीके से फैलेंगी काफी। तो कहीं कहीं आप देखो मिट्टी के टीले मिलेंगे, पानी मिलेगा, टीले मिलेंगे, पानी मिलेगा, इस तरीके से फैलती हैं। और याद रखना, जो नदी इस तरीके से फैलेगी तो वो बनाएगी डेल्टा। अब फैलने का रीजन क्या है? क्योंकि ये नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं, बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी गाद है, कीचड़ है, बहुत सारा कुछ लेके आती है। ठीक है। तो ये नदियां जब, ऑब्वियसली बात है, जब मिट्टी लेके आएंगी तो वो मिट्टी कहाँ जाएंगी? समुद्र के पास ही यहीं पर छोड़ेंगी मिट्टी सारी की सारी, बहा के लेके जाएंगे। तो कहीं पे मिट्टी के टीले, कहीं इस तरीके से ये फैलेंगे। ठीक है। और जो नदी सीधे डायरेक्टली गिर जाती है, ठीक है, सिंपल वे में सीधे गिर जाती है, वो फैलेगी नहीं। तो वो नदी समुद्र में सीधे डायरेक्टली गिरेगी तो वो नदी बनाती है एस्चुरी, उसी को बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है। अब भाई ये नदी क्यों नहीं फैल रही है? इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसी नदियां जो पथरीली जगह से होके बहती हैं, पथरीली जगह से होके बहती हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब पथरीली जगह से होके बहेंगी, जहां पर्वतीय रीजन काफी पथरीला है, कंकड़ पत्थर ज्यादा है, तो उन जगह से मिट्टी वगैरह लेके ये नदियां जा नहीं पाती हैं। जब मिट्टी लेके नहीं जा पाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? एस्चुरी। समझ गए क्या एस्चुरी होता जी। है, क्या डेल्टा होता है? ये बात। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का 33% क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध में, और 57% क्षेत्र जो है समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये सारी बातें खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस सभी को, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों का ज्यादा टाइम है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उन्हीं को कवर करते हुए आगे निकलते चलेंगे। रिवीजन जरूरी है, इन चीजों को रिवीजन जरूर करते रहना, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो दिक्कत आएगी उसमें। ठीक। चलो, विशुद्ध रेखीय जलवायु की बात करते हैं तो यह जलवायु अमेजन बेसिन में पाई जाती है। विशुद्ध रेखीय जलवायु कहाँ मिलेगी? अमेजन बेसिन में। यहाँ पर वर्ष भर यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है विशुद्ध रेखीय क्षेत्र में। ठीक है। तो इस रीजन में बादल वगैरह ज्यादा रहते हैं, संवहनीय वर्षा होती है, यहाँ होती रहती है मोस्टली। कभी कभी धूप, कभी छांव, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, इस तरह से मौसम रहता है। जैसे यूके, ब्रिटेन में भी संवहनीय वर्षा होती है, वहां पर भी इस तरह की वर्षा देखने को मिलती है। ब्रिटेन के लोग मोस्टली घर से निकलते हैं, छाता लेके निकलते हैं, पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास। तो अभी सी बात हम बता चुके हैं, अमेजन वाले जो रीजन है वहाँ के जो वर्षा वन है, स्थानीय नाम वहाँ को क्या कहते हैं? सेल्वास बोलते हैं। इस क्षेत्र में जंगली रबड़ का घर कहा जाता है, जंगली रबड़ काफी यहाँ मिलेगी। बालसा, यहाँ पर एक जंगलों में बालसा नामक एक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है, बालसा। इससे ये लोग नाव वगैरह बनाते हैं, सबसे हल्की लकड़ी मानते हैं, संसार की सबसे हल्की लकड़ी बालसा है। और भी इस जंगल में आपका विश्व रेखीय जलवायु मिल रही है, तो यहाँ पे विश्व रेखीय वन देखने को मिलेंगे, अमेजन वन देखने को मिलेंगे। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे वन आपको मिलेंगे देखने को, जैसे महोगनी है, सिनकोना है, रोजवुड है, बांस है, रबड़ है, ये सदाबहारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, और जो ग्रासलैंड वाला यहाँ इस क्षेत्र है, तो ग्रासलैंड यहाँ पे घास भूमि वाला जो क्षेत्र है वो आपको दो प्रकार के, यहाँ लानोज है, कैंपोज है, ये घास के मैदान मिलेंगे। लानोज मैंने बताया था आपको, ये आपको कोलंबिया, वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। ठीक है। कैंपोज आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा, ब्राजील में घास के मैदान, कैंपोज। ठीक है। अपने अपने मैप में देख लेना आपको, जो इस साइड पर, यहाँ पर इस साइड पर आपको कैंपोज लिखा देखने को मिलेगा, कैंपोज। ठीक है। और कैंपोज क्षेत्र में यारवा नामक वनस्पति मिलती है, यारवा।
जो चाय की तरह पेय पदार्थ होते हैं, जैसे चाय की पत्ती होती है, चाय की तरह पेय पदार्थ होता है, ये यारवा, यारवा नामक वनस्पति भी चाय की तरह पी जाती है। प्रेरी जलवायु की बात करते हैं, तो ये जलवायु ला प्लांटा बेसन में पाया जाता है। ये जलवायु कहाँ मिलेगी? ला प्लांटा। और ला प्लांटा मैंने अभी बताया था आपको कि ला प्लांटा दो नदियों से मिलकर बन रहा है, सर पनामा पराना पराग्वे। और पराग्वे। पनामा पराना और पनामा परागवे, पराना परागवे। अभी हम लोग बात करेंगे रियो दी प्लांटा पर भी, अभी हम लोग पराना परागवे याद रखो। एक चलो यही बता दे रहे आपको, एक शब्द आपको मिलेगा रियो दी प्लांटा। बताओ, कोई बताएगा रियो दी प्लांटा किन नदियों के मिलने से बनता है? सर उरुग्वे और देखो पराना नदी के मिलने से। याद रखना, इन दोनों नदियों को तो मिला लो, पराना परागवे, और इन दोनों नदियों में एक नदी और मिला लो, उरुग्वे। उरुग्वे उरुग्वे उरुग्वे। उरुग्वे नदी। अब ये, जब ये तीनों नदियां मिल जाएंगी, पराना, पराग्वे और उरुग्वे, तब बनेगा क्या? रियो दी प्लांटा। प्लाटा सर। रियाटी और ला प्लाटा। हाँ, और आप लोगों को अपने अपने मैप में देख लो, आप लोग इस जगह पर देखो, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, रियो दी प्लांटा। तो इसी को बोलते हैं रियो दी प्लांटा, क्योंकि यहाँ पर तीन नदियां आपको मिलेंगी देखने को। यहाँ देखो, ये पराना है, ठीक है, देखो ये आपका पराग्वे है, ये इधर ही आएगी आपकी बात में, पराना, पराग्वे, और एक नदी और है उरुग्वे। उरुग्वे यहीं कहीं होगी आपको देखने को, यहाँ इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन अपने मैप में आप लोग देख लो, आपको उरुग्वे नदी देखने को मिल जाएगी इस सर जगह उरुग्वे पर। सर इस लिखा नहीं जगह है पर आप, वैसे में इसमें। इस जगह पर देखो, यहाँ पर उरुग्वे यहाँ मिलेगी, देखिए यहाँ पर, इस जगह पर, सीमा पर, यहाँ पर मिलेगी उरुग्वे नदी। देखो हाँ सब सर लोगों मिल को गई। दिख रही है? मिल गई सर। पॉलिटिकल फिजिकल दोनों में देख लिया करो, मिल जाएगी। मिल गई सर। ठीक है, तो तीनों नदियों को मिला के रियो दी प्लांटा बनता है। ठीक, और अगर फिर ला प्लांटा बोलता तो पराना पराग भी बोलते। यहाँ पर तापमान कम मिलता है, और यहाँ पछुआ पवनों से वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर पेम्पाज नामक घास भूमि पाई जाती है, पंपाज। ठीक है, और इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। अर्जेंटीना में भी घास के मैदान मिलेंगे, और उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र उरुग्वे, उरुग्वे भी कवर होता है पंपास घास के क्षेत्रों से। अब बात करते हैं प्रमुख खाड़ी या जल संधियों की। ठीक है, सबसे पहले देख लो, ग्वाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इक्वाडोर के पश्चिम में हम लोग आपको दिखाया था ग्वाकिल की ये खाड़ी। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपको इस जगह पर ग्वाकिल की खाड़ी देखने को मिलेगी। सब लोग देखो यहाँ पर, ये देखो, मैंने ये इस जगह पर मिलेगी ग्वाकिल की खाड़ी। देखो सब लोग, पर्ल ऑफ पैसिफिक भी बोलते हैं सर ना गोवा की खाड़ी को। क्या? जी सर। पर्ल ऑफ पैसिफिक। हाँ, सब लोगों को मिल गई ग्वाकिल की खाड़ी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ग्वाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में और प्रशांत महासागर में मिलेगा। अब पेनास की खाड़ी देखो, पेनास की खाड़ी, तो मैंने आप लोगों को कल पेनास की खाड़ी भी दिखाई थी। मिल गई सर ठीक है, मिल गई। कहाँ मिलेगा? आपको चिली के पास मिलेगी चिली के पेनास की नीचे खाड़ी, कोरोवाडो गल्फ के दक्षिणी नीचे। चिली में प्रशांत महासागर में, यहाँ पर। कोरोवाडो गल्फ के नीचे। हाँ, ये देखो, ये लिखा रखा है मैंने कल, गुल्फ ऑफ पेनास, ये है गुल्फ ऑफ पेनास। सब लोगों को मिल गई पेनास की खाड़ी। मिल गई। ठीक, अब बात करते हैं सेंट जॉर्ज की खाड़ी। तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी आपको अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर, तो अर्जेंटीना के पूर्व में आपको सेंट जॉर्ज की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। यहाँ देखो, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी। ठीक है, जी और सर। सेंट जॉर्ज की खाड़ी के ऊपर ही आपको सेंट मेटियास की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। देख लो, तो ये आपका सेंट जॉर्ज की खाड़ी हो गई, और इसी के ऊपर जस्ट सेंट मेटियास की खाड़ी भी देखने को मिल रही। तो जॉर्ज की खाड़ी, मेटियास की खाड़ी किस सागर में है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक साउथ महासागर। अटलांटिक महासागर में सर। ठीक है, वालदेज प्रायद्वीप के उत्तर में मिलेगी मेटियास की खाड़ी, वालदेज प्रायद्वीप। ठीक है, वालदेज प्रायद्वीप। तो यार एक बार ये देख लो ना, वालदेज, वालदेज जो पेनिनसुला है, ये पड़ता कहाँ पर है? तो देख लो, ये जो दिख रहा है, ये जो रीजन है, ये छोटा सा, सब लोग देखो इसको, तो ये वालदेज पेनिनसुला मिल है। गई। मिल गया? तो वालदेज पेनिनसुला की जस्ट आपका मेटियाज, जस्ट इसके उत्तर में मेटियाज की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, वालदीज पेनिनसुला के दक्षिण में सेंट जॉर्ज की खाड़ी, वालदीज पेनिनसुला के उत्तर में मेटियास की खाड़ी। ठीक, तो ये बात है आपको याद रखनी।
वाल्दिज प्रायद्वीप अर्जेंटीना का है, वाल्दिज प्रायद्वीप। तो अर्जेंटीना का यह प्रायद्वीप जो उत्तर में सेंट मेटियाज खाड़ी एवं पश्चिम में सेंट जॉर्ज और दक्षिण में नीवो खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ देखो मैगलन स्टेट, मैगलन जसंधि। तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में आपको टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है, ये कई बार बता चुके हैं। मैगलन जसंधि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में आपको टेरा डेल फ्यूगो से के बीच में मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ देखो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात करते हैं। तो घने वन और घास के मैदान, अधिक घास के मैदान मिलते हैं इस वाले रीजन में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले में, जिसे ग्रांड चाको कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख वृक्ष है वो है क्वेवे ब्रैको, यहाँ का वृक्ष है। यहाँ पे इस वाले रीजन में काफी वर्षा होती है। ठीक है, मरुस्थलीय जलवायु की बात करें तो पेरू और उत्तरी चिली के तटीय भागों में आपको अटकामा उष्ण मरुस्थली मिलेगा। अटकामा जो मैंने बताया था दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट अगर कोई है तो ये अटकामा डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट। पैटागोनिया में शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। पैटागोनिया का पठार मैंने दिखाया था कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। उत्तरी चिली में स्थित अरिका, अरिका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिका विश्व का दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान, देखो ये विश्व का शुष्कतम स्थान कौन सा है, अरिका। कहाँ मिलेगा, ये बताएगा अरिका कहाँ मिलेगा? चिली में। अरिका ये चिली में मिलेगा। ठीक है, मैप में दिखाया आप लोगों को, मैंने दिखाया था शायद आप लोगों को अरिका। ये देखो, जी सर दिखाइए। ये देखो लिखा है अरिका। ठीक है, चिली में। और यहीं पर इसी इसी जगह पर आपको जो है एक मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या, अटकामा मरुस्थल। हाँ मिल गया। ठीक है, हाँ। अगला देखो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु में देखो मध्य चिली के एक सकरी पट्टी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली की एक सकरी पट्टी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। कैसे वृक्ष मिलेंगे? सदाबहार, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी और सदाबहार वृक्ष मिलेंगे मध्य चिली में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग ही खेती योग्य है। ठीक है, अधिकतर कृषि योग्य भूमि जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले रीजन में मिलेगी। अर्जेंटीना में और उरुग्वे में 10% हिस्से ही मतलब खेती बाड़ी होती है। ठीक है, कहवा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नकदी फसल है। कहवा मतलब कॉफी। तो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कहवे का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। ठीक, बाकी और भी देखो यहाँ पर हालांकि ब्राजील में भी होता है, कोलंबिया और ये वेनेजुएला में भी कॉफी का प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील ही करता है। नकदी फसल है सबसे सबसे प्रमुख दक्षिण अमेरिका की। ब्राजील के कहवा, कहवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ब्राजील में जो कहवा होते हैं, ठीक है, कहवे का घर कहा जाता है ब्राजील को। ब्राजील को क्या कहते हैं? कहवे का घर, कॉफी हाउस। ठीक, हाँ, कॉफी हाउस। और साओ पोलो आपको कहाँ मिलेगा? साओ पोलो आपको ब्राजील में ही मिलेगा। संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? साओ पोलो बोलते हैं। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कहवा। और जहां ब्राजील में कहवा की बड़े बड़े बागान होते हैं, तो जो कहवा के सबसे बड़े बड़े बागान होते हैं उनको फजेंडा बोला जाता है। ठीक है, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी कोई समस्या? नहीं। अर्जेंटीना का चेको का मैदान कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चेको का मैदान, अर्जेंटीना का जो चेको का मैदान है वो कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोको उत्पादन करने वाले प्रमुख देश, अब देखो कोको उत्पादन, कॉफी, कोको, ठीक है, कोको बोलो, कहवा बोलो, तो यहाँ कोको का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? ब्राजील है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है। व्यापारिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर फसलों की कृषि रोपण कृषि कहलाती है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा, अल्फाल्फा पूछता है कि क्या है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फाल्फा एक घास है और एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसे पशु खाकर जल्दी मोटे हो जाते हैं। ठीक है,
तो पशु इस घास को खाकर जल्दी मोटे हो जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हो गया ये क्षेत्र। पंपास जो क्षेत्र है काफी पोषक तत्वों के लिए प्रसिद्ध है, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। चिली इंपॉर्टेंट है, चिली को याद रखना कि चिली जो है वो नाइट्रेट और तांबे के सबसे ज्यादा भंडार मिलेंगे आपको यहाँ पर। सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये चिली, किसके लिए? नाइट्रेट के लिए। ठीक है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य राष्ट्र है वेनेजुएला, क्योंकि भाई ओपेक में वही कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। और चिली को, और ये मैंने आपको बताया वेनेजुएला जो है संचित तेल भंडार में टॉप पर है दुनिया में। ठीक है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? वेनेजुएला ही है। मरिकेबो झील वेनेजुएला का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। चिली को विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की तांबे की राजधानी चिली। ठीक। चुक्कीक माता पठार, चुक्कीक माता जो पठार है वो तांबे के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। चुक्की की माता का पठार कहाँ मिलेगा? चिली में सर, चिली में। ठीक है। चुक्की की माता पठार जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए विख्यात है। टिन उत्पादन के लिए बोलीविया, बोलीविया याद रखना, बोलीविया किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? टिन के लिए। टीम के लिए सर। और ब्राजील तथा सूरीनाम बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ब्राजील में भी बॉक्साइट होता है और सूरीनाम में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, याद रखना। दक्षिण अमेरिका में काफी ज्यादा पक्षी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़ा जो जंगल है, सबसे बड़ा जो बसा हुआ वन क्षेत्र है अमेजन की जंगल, सब दुनिया में सबसे जाने माने जंगल है, जिन्हें पृथ्वी का हृदय स्थल बोलते हैं इसको, अमेजन के जंगल को, अमेजन के वनों को। तो यहाँ पे सर्वाधिक पक्षी देखने को मिलते हैं, तो पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है। ग्वानो खाद, यहाँ ग्वानो खाद या पक्षियों की बीट विशेष विश्व के सभी प्रकार के खादों में पोषक तत्व की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। और यह पेरू के तट पर, पेरू के तट के पास गुआना द्वीप में मिलता है। मैग्नीज के उत्पादन के लिए ब्राजील का नाम आता है, ब्राजील फेमस है काफी। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। क्या रखना, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लो डायरेक्टली सीधे सीधे कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है? उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका की विश्व देखिए वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास। वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लानोज। दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। देखो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जो मैंने बताया था लानोज कैसे है? उष्ण। शीतोष्ण सर। लानोज उष्ण है और ये शीतोष्ण है। शीतोष्ण है सर। ठीक है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में जो वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर जो वन पाया जाता है उनको मोन्टाना। यहाँ की कीमती मुलायम लकड़ी यहाँ मिलती है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्धनम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास, कौन सी बताई थी घास? अल्फा अल्फा। पंपास सर। अल्फा हाँ, अल्फा। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। फॉकलैंड द्वीप पर किस देश का क्षेत्राधिकार है? यूके का। ठीक है। फजेंडा, ब्राजील के कहवा के बागान होते हैं उनको फजेंडा बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। कहां पर? मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। एंको बीज नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? पेरू। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील बताई थी मैंने, टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील कौन कौन से देशों की सीमा पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। ठीक है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। संसार का सबसे बड़ा कहवा का मंडी कौन सा है? साओ पोलो, मैंने बताया था सर, कहवा की मंडी है ब्राजील। कहवा की खेती के लिए ब्राजील का कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो ये यहाँ पर मिट्टी है जो टेरा रोसा। टेरा रोसा जो मिट्टी है ये ब्राजील की मिट्टी है, सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ठीक है। कहवा की खेती के लिए। ठीक। नेक्स्ट देखो। और संसार का, ये देखो ब्राजील में कहवा की बंदर जो बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह बताया था मैंने? सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। संसार का सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंडी जलप्रपात कहाँ मिलेगा? गुयाना पठार पर, वेनेजुएला की दक्षिण पूर्व में। ऑरिनेको की सहायक नदी कैरो पर, देखो मैंने बताया था ऑरिनेको की सहायक नदी कैरो पर मोस्टली मिलेगा। देखिए
अगर कैरो ऑप्शन में नहीं आता है तो आप ओरिनेको लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दक्षिण अमेरिका में ग्रान चाको वनस्पति कहाँ मिलती है? तो ग्रान चाको आपका उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की निम्न भूमि प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। विश्व का सूक्ष्मतम स्थान अरीका कहाँ मिलेगा? उत्तरी चिली में। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे की। यहाँ देखो, इक्वाडोर इस महाद्वीप का सबसे घनी आबादी वाला देश है। सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? इक्वाडोर। हाँ, अब ब्राजील की बात करते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा आपका कंट्री है क्षेत्रफल के आधार पर। दक्षिण अमेरिका दो गोलार्धों में, दक्षिण अमेरिका अमेरिका का दो गोलार्धों में अवस्थित सबसे बड़ा देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी का दो गोलार्धों में अवस्थित सबसे बड़ा देश, ये दोनों गोलार्ध में पड़ता है ब्राजील। यह विश्व में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। मैंने बताया था आपको, ब्राजील से विषुवत रेखा भी गुजरती है और आपका मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। देश की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली और राजधानी ब्राजीलिया। तो यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? पुर्तगाली है। ब्राजील को 4 भागों में इन्होंने बांटा है, गुयाना का पठारी प्रदेश, अमेजन बेसिन और ब्राजील का पठारी प्रदेश। ब्राजील का पठारी प्रदेश में इन्होंने कई कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट मुझे नहीं लगे, तो इसको पढ़ना भी नहीं आप लोगों को। बालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मैंने बता चुके हैं। और आपका मलेरिया की दवा बनाने वाला वृक्ष यहाँ पे सिनकोना काफी मिलेगा। और मोम निकालने वाला वृक्ष जो है कार्नोबा, मोम निकालने का वाला वृक्ष है, ये मोम निकाली जाती है। रबड़ के पेड़ की बहुलता यहाँ पे पाई जाती है, काफी ज्यादा वृक्ष मिलेंगे। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ब्राजील का अधिकतर खनिज भंडार मिनास गिराइज, ब्राजील में मिनास गिराइज राज्य में पाया जाता है। खनिज भंडार जो है मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा? मिनास गिराइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, विश्व का सबसे तीसरा सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश है ये ब्राजील। इटाबेरा की खान मैंने आपको बताई थी, इटाबेरा की खान ब्राजील की फेमस खान है, लोहे के लिए जानी जाती है इटाबेरा की खान। एक अमापा की खान मैंने आप लोगों को दिखाई थी, अमापा, जो कि ब्राजील में मिलेगी। मैंगनीज की खान है ये, मैंगनीज के लिए जानी जाती है अमापा की खान, ठीक है। ब्राजील संसार का तीसरा थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। हालांकि अब ये डाटा पुराना हो चुका है, इंपोर्टेंट नहीं है। इस देश का, मैं देखो अमापा की खान मैंने बताई थी आपको, और माटो ग्रासो राज्य मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। एक अमापा और माटो ग्रासो, ये ब्राजील में पड़ता है। यहाँ देखो, लामा नामक ऊंट प्रजाति का एक प्राणी कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा लामा। ऊंट की तरह ही होता है ये, ऊंट की प्रजाति का है ये। ट्रांस इंडिया रेल मार्ग के बारे में जो है बता रहे हैं कि यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर से वाल्परेजो पत्तन से अटलांटिक सागर में ब्यूनस आयर्स पत्तन को जोड़ता है। खैर इतना पता नहीं है। हाँ देखो, सोयाबीन का भी उत्पादन करता है ब्राजील, सेकंड नंबर पर जो है दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राष्ट्र ब्राजील है, पहले पे अमेरिका, पुराना डाटा है ये। अर्जेंटीना के पशुपालन जो फर्म है, अर्जेंटीना में जो पशुपालन होता है, तो उन पशुपालन की जो फर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सटेंसिया, ठीक है। और जो पशुपालन करते हैं उनको ग्वाचो बोलते हैं, ग्वांको बोलते हैं, या ग्वाचो भी बोला जाता है, ग्वाचो। जो पशुपालन करते हैं उनको ग्वाचो बोलते हैं, और जो फर्म होते हैं पशुपालन के लिए उनको एक्सटेंसिया बोला जाता है, एक्सटेंसिया। अर्जेंटीना का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? पंपास घास के क्षेत्र को हृदय स्थल कहते हैं। चेको का मैदान किस देश का कपास उत्पादक? अर्जेंटीना का जो चेको का मैदान है वो कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। केले का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन सा? इक्वाडोर। देखो, ब्राजील में पाए जाने वाले चाय के समान उपयोगी वृक्ष का क्या नाम, वृक्ष को क्या कहते हैं? यारवा, यारवा मोटे, या यारवा नामक मैंने अभी बताई थी आपको। यारवा नामक वनस्पति जो है चाय की तरह पेय पदार्थ होती है।
इटाबेरा की खान, लोहे की खान है, कहाँ मिलेगी? ब्राजील में। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान, अमापा की खान, कहाँ मिलेगी? ब्राजील में। ब्राजील में सर। ठीक है। ब्राजील में सर्वाधिक पशुपालन किस क्षेत्र में होता है? तो मिनास गिराज में, मिनास सिराज में, मिनास जिराज में आपको सर्वाधिक पशुपालन यहाँ पे होता है। ठीक है। यहाँ देखो साओ पोलो बंदरगाह मैंने बताया था आपको, जो है सेंटो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉफी निर्यातक बंदरगाह है। अर्जेंटीना की बात करते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राजील कोलंबिया के पश्चात इसका तीसरा स्थान आता है जनसंख्या में। अगर पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश बताओ, तो क्या बताओगे? ब्राजील। सेकंड नंबर पे जनसंख्या के मामले में कौन सा है? कोलंबिया। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ब्राजील और सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा आता है। टेरा डेल फ्यूगो इसके दक्षिणी भाग में है। अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीपीय देश है? टेरा डेल फ्यूगो, जो मुख्य भूमि से मैगेलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। और एकांकागुआ चोटी की ऊंचाई पश्चिमी गोलार्ध में सबसे अधिक है। एकांकागुआ याद रखना कि जो है अर्जेंटीना में पड़ती है। दक्षिण एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ ही है। ठीक है। यहाँ देखो अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में आपको शीतोष्ण घास के मैदान फैले हुए मिलेंगे, और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। ठीक। पराना, पराग्वे, उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं, और ये सभी नदियां बनाती हैं क्या? रियो डी रियो डी प्लांटा। ठीक है। अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर आपको एक इगू आकू जलप्रपात मिलेगा। अर्जेंटीना ब्राजील की सीमा पर इगू आकू जलप्रपात। ठीक है। दक्षिण में यहाँ देखो कुछ नदियां इन्होंने बताई। अमेजन नदी के बारे में बता चुके हैं। ठीक है। ये अफवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। एंडी से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। पुरुष नदी देख लो, पुरुष नदी एंडी से निकलती है और अमेजन की दाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। राइट हैंड साइड से मिलती है अमेजन में नदी है। कौन सी नदी? पुरुष नदी। ठीक है। और अमेजन की सबसे बड़ी राइट हैंड साइड पर मिलने वाली नदी है पुरुष नदी। ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, जाफरा नदी। ये एंडीज से निकलकर अमेजन की बाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। जाफरा नदी। अगर पूछे कि बताओ लेफ्ट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन की? जाफरा नदी। राइट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन की? पुरुष नदी। चिबूर नदी कौन सी? तो एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी सान जॉर्ज की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। सान जॉर्ज की खाड़ी में आपको चिबूर नदी देखने को मिलेगी। ठीक है। नेग्रो नदी एंडीज पर्वत से निकलकर मेटियास की खाड़ी में गिरती है, अर्जेंटीना में मेटियास की खाड़ी। ठीक है। तो बताओ मुझे वाल्दीज पेनिसुला जो मैंने दिखाया था आपको, तो वाल्दीज पेनिसुला के उत्तर में है या दक्षिण में मेटियास की खाड़ी? वाल्दीज पेनिसुला के उत्तर में या दक्षिण में मेटियास की खाड़ी? क्या बताओगे? दक्षिण में। दक्षिण में। सही है गलत? अभी मैंने बताया था। ये देखो वाल्दीज पेनिसुला है, इसके उत्तर में पड़ेगी मेटियास की खाड़ी। ओके सर। दक्षिण में तो सान जॉर्ज है, ये सान जॉर्ज की खाड़ी है ये। ठीक है। और ऑरिनेको नदी बता चुके हैं आप लोगों को, कई बार बता चुके हैं। और साओ फ्रांसिस्को नदी मिनास गेराज पहाड़ियों से निकलकर ये आपका अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिणी पैटागोनिया और टेरा डेल फ्यूगो में वृक्षों का अभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर वृक्षों का अभाव होता है। पंपास गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है, बता चुके हैं, क्योंकि आपका जो भी घास के क्षेत्र है जैसे प्रेयरी है, पंपास, ये गेहूं के उत्पादन के लिए काफी फेमस है। ठीक। ब्यूनस आयर्स में मांस प्रसंस्करण का प्रमुख उद्योग है। मांस उद्योग के लिए फेमस है ये ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी। अल्फा अल्फा घास के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है।
यहाँ देखो कुछ चीजें, अटकामा मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है, अटकामा मरुस्थल में सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार। और याद रखना, पेड़ पौधों को चाहिए होता है नाइट्रेट ही, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रेट बहुत ज्यादा, नाइट्रेट जो क्योंकि देखो 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, लेकिन पेड़ पौधे कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रेट का भंडार यहाँ मिलेगा अटकामा में। जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन जो है ये गुयाना की राजधानी है, जॉर्ज टाउन। और डेमेरेरा नदी के मुहाने पर स्थित यह देश एक पत्थर नगर भी है ये, ठीक है। तो ये जॉर्ज टाउन अगर पूछे किस नदी पर, तो डेमेरेरा नदी पर मिलेगा, ठीक है, जॉर्ज टाउन। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, ठीक। और कराकस, कराकस किसकी है? वेनेजुएला की राजधानी है। और मरेकेबो झील बता चुके हैं आपको, वेनेजुएला की उत्तरी सीमा पर स्थित है मरेकेबो झील, जो तेल प्रोडक्शन के लिए, ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। टेरेडल फ्यूगो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर मैगलन जलसंधि द्वारा ये अलग होता है, कई बार आ चुका है, बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है। पैटागोनिया बता चुके हैं, पैटागोनिया जो है यहाँ पड़ता है, देख लो, ये इस जगह पे मिलेगा आपको, अर्जेंटीना के पास, यहाँ पर ये, यहाँ पैटागोनिया मिलेगा, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग के उत्तर में रियो नीग्रो और दक्षिण में मैगलन जलसंधि के मध्य फैला एक तटवर्ती और पर्वतीय पठार है ये, ठीक है। लामा यहाँ बता चुके हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेगा, लंबी गर्दन वाला ऊंट की प्रजाति का जानवर है ये। यहाँ देखो, टर्नान एंड टोबैगो के बारे में बता चुके हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश, ये दक्षिण अमेरिकी देश है, वेनेजुएला के उत्तर में मिलेगा आपको। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक। और साओ पोलो, ब्राजील का सर्वाधिक घना बसा नगर कौन सा है? साओ पोलो, जो मकर रेखा पर स्थित है। किस पर? मकर रेखा पर। और यहाँ की फसलें, प्रमुख फसलें ब्राजील की कौन सी? कहवा है, चावल, मक्का, ये सब करते हैं। संसार में केवल कोलंबिया ही एक ऐसा देश है जिसका नाम नई दुनिया की खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर कोलंबिया रखा गया। खैर ये बातें ये हमने उसमें की थी नॉर्थ अमेरिका में। तो ये आपका कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है। आपके 4 कंटेंट कंप्लीट हो गए हैं, पहला एशिया, फिर आपका अफ्रीका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, ये वाला साउथ अमेरिका। तो 4 कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो भी बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस कंटेंट से।